हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि दोस्तों आप थंबनेल में देख ही चुके हो, आज हम सोल्व करने वाले हैं डे नंबर 10 बाइनरी नंबर्स। तो जो हैकर रैंक पर 30 डेज ऑफ कोड चैलेंज चला हुआ था, उसका डे 10 की जो केस स्टडी थी उसको आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। आपको सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है हैकर रैंक। सर्च करने के बाद जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको करना होगा लॉगिन। अब क्लिक करना होगा लॉगिन फॉर डेवलपर्स। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा और यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ होगा जिस पर लिखा होगा 30 डेज ऑफ कोड। आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू प्रैक्टिस पर। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो लिस्ट है सारी केस स्टडीज की वो शो हो जाएगी। तो जो आज बारी है वो है डे नंबर 10 बाइनरी नंबर्स। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने अभी तक कितने केस स्टडीज को सोल्व कर लिया है, तो आपको क्लिक करना होगा सोल्व पर। क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा पेज के लास्ट में। वहां पर आप देख सकते हो कि आपने अभी तक कितनी केस स्टडीज को सोल्व कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डे 0 से डे नंबर 9 तक आपने सभी केस स्टडीज को सोल्व कर लिया है। तो जो हमारी केस स्टडी लास्ट वीडियो में सोल्व की थी वो थी रिकर्सन 3। तो जो आज बारी है वो है डे नंबर 10 बाइनरी नंबर्स। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। आपको क्लिक करना होगा सोल्व चैलेंज पर। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा जिस पर कुछ थ्योरी पार्ट है, कुछ सैंपल इनपुट दिया हुआ है, कुछ सैंपल आउटपुट दिया हुआ है और लास्ट में दी है इनके एक्सप्लेनेशन कि आपको ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है तो कैसे हुआ है। और सबसे लास्ट में आता है हैकर रैंक का कोड एडिटर। तो अभी वापस चलते हैं अपने थ्योरी पार्ट पर और देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले दिया गया है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बताया गया है कि टुडे वी आर वर्किंग विद बाइनरी नंबर्स, यानी कि आज का जो क्वेश्चन है बाइनरी नंबर्स पर होने वाला है। और बाइनरी नंबर्स मैं आपको बता दूं कि होते क्या है। बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। जैसे कि आप डेसिमल में लिखते हो 2, तो जो 2 की बाइनरी होती है वो होती है 1 0। अगर मैं आपको बाइनरी नंबर्स के बारे में बताऊं तो बाइनरी नंबर्स वो होते हैं जो कि 0 और 1 की फॉर्म में वर्क करते हैं। तो वर्क कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा दूं एक एग्जांपल के थ्रू। तो एग्जांपल है, अगर आप डेसिमल में टाइप करते हो 2 2, तो जो 2 की बाइनरी होगी वो होगी 1 0। ये जो हिस्सा है ये डेसिमल पार्ट है और ये जो है ये इसकी बाइनरी पार्ट है। तो जो बाइनरी नंबर फाइंड करने का शॉर्टकट ट्रिक होती है वो ये होती है कि स्टार्टिंग होती है 1 से। 1 2 4 8 16 और 32 64 और ऐसे ही ये मल्टीप्लाई 2 होते रहेंगे कि 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, फिर 2 की पावर 4 16, 32 64। तो अगर आपको यहाँ पर 2 की बाइनरी फाइंड करनी है तो 2 की बाइनरी कैसे फाइंड करेंगे। तो 2 आप देखिए 2 यहाँ पर है, तो जहाँ पर 2 कंप्लीट हो रहा है उसके नीचे टाइप करेंगे 1 और उससे जो अलग डिजिट है अदर्स के नीचे लिखेंगे 0। तो ये राइट साइड को वर्क करती है।
2 के नीचे लिखा 1 और जो डिजिट बची इसके राइट साइड में वहाँ पर लिख देंगे 0। तो ऐसे ही अगर आप फाइंड करना चाहते हैं 10 की बाइनरी, तो 10 की बाइनरी यानी कि 8 + 2, तो 8 + 2 10, तो 8 के नीचे 1 और 2 के नीचे 1 और जो डिजिट बच गई है उसके नीचे 0 0 0। तो जो 10 की बाइनरी होगी 1010। ऐसे हम बाइनरी फाइंड करते हैं किसी भी नंबर्स की। अगर आप 20 की फाइंड करना चाहते हैं तो 16 + 4 = 20। तो 16 के नीचे लिखेंगे 1 और 4 के नीचे भी लिखेंगे 1 1 और जो डिजिट बच गई है उनके नीचे लिखेंगे 0 0 0। तो 20 की बाइनरी होगी 10100। तो ऐसे आप किसी भी नंबर की बाइनरी फाइंड कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया गया था कि आपको यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर दिया जाएगा। अब बारी आती है टास्क की। तो टास्क में देखते दिया क्या गया है। टास्क में बताया गया है कि गिवन ए बेस 10 इंटीजर, यानी कि आपको एक इंटीजर दिया जाएगा जिसका बेस 10 होगा। बेस 10 यानी कि वो एक डेसिमल नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4 5 लाइक दिस। और जो नंबर सेव होगा वो एक n नाम के वेरिएबल में सेव होगा। कन्वर्ट इट टू बाइनरी बेस 2। उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर्स में जिसका बेस 2 होगा। तो बाइनरी का बेस होता है 2 और डेसिमल का बेस होता है 10। तो आपको बेस 10 से बेस 2 में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने के बाद आपको फाइंड करना है then find and print the base 10 integer denoting the maximum number of consecutive 1 in n binary representation. Then working with different bases, it is common to show as a base as a subscript. तो आपको फाइंड करना है कि जब आप उस इंटीजर की बाइनरी फाइंड करोगे, यानी कि आप उस नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, जो बाइनरी आएगी उस बाइनरी में आपको देखना होगा जो 1 है वो कितनी बार कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। यानी कि जो 1 आया था वो कितनी बार आया था। जैसे आपने 2 की बाइनरी फाइंड की थी, 2 की बाइनरी थी 1 0, तो यहाँ पर 1 कितनी बार रिपीट हुआ है 1 बार। तो ऐसे आपने 10 की बाइनरी फाइंड की थी, 10 की बाइनरी थी 1 0 1 0। आपको फाइंड करना है कि कंटिन्यूसली 1 कितनी बार रिप्रेजेंट हो रहा है, और जितनी बार सबसे ज़्यादा होगा मैक्सिमम टाइम्स होगा। यहाँ पर बताया भी गया है कि मैक्सिमम जो होगा आपको वो प्रिंट कराना होगा। यहाँ पर बताया गया कि जो 1 है वो सबसे ज़्यादा बार, यानी कि मैक्सिमम टाइम जहाँ पर कंटिन्यूसली रिपीट होगा आपको वो नंबर प्रिंट करना होगा। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर इनपुट किया था 125, तो 125 की बाइनरी होगी ये 111101 बेस 2 यानी कि बाइनरी, और बेस 10 यानी कि डेसिमल। तो 125 की बाइनरी आपके सामने है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार 1 कहाँ पर रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स। जो टोटल नंबर ऑफ 1 है वो 6 टाइम्स, बट जो कंटिन्यूसली रिपीटेशन है वो है 5 टाइम्स। यहाँ से यहाँ तक जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, जो 1 है वो 5 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो 5 होगा 5। तो अभी क्वेश्चन में आगे देखते हैं कि यहाँ पर दिया क्या क्या गया है। इनपुट फॉर्मेट में बताया गया है कि जो आपका n इंटीजर होगा, जो नंबर आप इनपुट करेंगे वो 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 10 की पावर 6 से लेस देन होना चाहिए। सैंपल इनपुट और सैंपल आउटपुट में बताया गया है कि जैसे आप इनपुट करेंगे 5, तो 5 की जो बाइनरी होने वाली है 4 + 1 = 5। तो 4 के नीचे 1 लिखेंगे और 1 के नीचे भी 1 और 2 के नीचे 0। तो 5 की बाइनरी होगी 101। तो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमने यहाँ पर इनपुट किया था 5 और जो 5 की बाइनरी होगी वो होगी 101। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ 1 कितना होगा 1। यहाँ पर 1 जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जो रिपीटेशन है कंटिन्यूसली वो भी 1 ही है,
क्योंकि बीच में 0 आ रहा है। अगर 0 ना आता, तीनों जगह 1 होता, तो नंबर ऑफ रिपीटेशन होती 3। तो जैसे यहाँ पर अगला एग्जांपल दिया गया है, सैंपल इनपुट में 13 का आउटपुट आ रहा है 2, तो 13 की बाइनरी होगी, यहाँ पर बताया गया है 13 की बाइनरी 1101। तो यहाँ पर जो 1 है वो सबसे ज़्यादा बार कंटिन्यूसली रिपीट कहाँ पर हो रहा है, 1 1, यानी कि 2 टाइम्स। तो जो इसका आंसर आ रहा है वो 2 है। तो अब चलते हैं अपने कोड एडिटर पर। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले चूज करनी होगी लैंग्वेज, यानी कि सी लैंग्वेज, जो कि पहले से मेरी चूज है। और आने के बाद जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कोड लिखा गया आपको इसको हटा देना है, कंट्रोल ए बैक स्पेस। अब बारी आती है, सबसे पहले आपको इंक्लूड करनी होगी हेडर फाइल। तो हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए टाइप करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h की जो फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब बारी आती है हम टाइप करें मेन फंक्शन को, इंट मेन। जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो अब हमें जो एक वेरिएबल को डिफाइन करना होगा या फिर डिक्लेयर करना होगा n नाम से, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि आपको n नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा, जो कि हम नंबर इनपुट करेंगे वो उसको स्टोर करेगा, हमें जिसकी बाइनरी फाइंड करनी होगी। तो एक इंटीजर होने वाला है, तो हम टाइप करते हैं इंट n। तो इतना करने के बाद अब हमको n का इनपुट लेना होगा, और इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन का। तो टाइप करते हैं स्कैनफ %d, क्योंकि इंटीजर है, एम्परसेंड एड्रेस ऑपरेटर, और n, यानी कि हम जो वैल्यू है वो इनपुट करना चाहते हैं n के अंदर। तो हमारी वैल्यू अभी स्टोर हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है कि हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करें, जो कि ये काउंट करेगा कि आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल को बनाते हैं जिसका नाम होगा काउंट। तो वो भी इंटीजर ही होने वाला है, तो इंट काउंट, और इसको हम असाइन करते हैं 0, कि जो इस वेरिएबल की स्टार्टिंग होने वाली है वो 0 से होने वाली है, और जितनी बार रिपीट होगा हम उस लास्ट में उसको प्रिंट कर देंगे। इतना करने के बाद अब हमें एक व्हाइल लूप को चलाना होगा। तो टाइप करते हैं व्हाइल, और यहाँ पर कंडीशन ये होगी जब तक आपका नंबर जो है वो ग्रेटर देन रहेगा 0 से, या फिर आप बोल सकते हैं कि नंबर जो है 0 के इक्वल नहीं रहेगा, तब तक जो व्हाइल लूप है वो चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो कंडीशन लगाते हैं n इज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी व्हाइल लूप के अंदर और भी कंडीशन लगानी है, वो ये है कि जो नंबर है इक्वल टू नंबर एंड यानी कि एंड ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले गूगल खोलते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं एंड ऑपरेटर इन सी विद एग्जांपल। तो जो फर्स्ट वेबसाइट आई है आप इसी में सर्च कर सकते हो। तो हमें ढूंढना है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। जो ये वाला ये है लॉजिकल एंड, लेकिन हमको ढूंढना है बिटवाइज एंड। तो ये रहा यहाँ पे बिटवाइज एंड। तो क्लिक करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर इन सी। तो हमको देखना है बिटवाइज एंड। तो यहाँ पर इसकी कुछ एक्सप्रेशन दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि द आउटपुट ऑफ बिटवाइज एंड इज 1 इफ corresponding bit of two operand is 1। यानी कि अगर दोनों corresponding bits 1 है तो इसका आंसर आएगा 1। if either bit of an operand is 0 the result of corresponding bit evaluated to 0। यानी कि अगर 1 1 है तो आंसर आएगा 1, और अगर बाकी सारी कोई भी डिजिट है, अगर वो 0 0 या फिर 0 1 भी है तो आंसर आएगा 0। एग्जाम्पल में जैसे नीचे बताया गया कि 12 की बाइनरी ये है और 25 की बाइनरी ये है। अगर हम दोनों में एंड ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं,
यहाँ पर, तो आंसर आएगा ये आया कैसे? अब यहाँ से देखिए 0 और 1, 0 0 0 0 और 1 0 0 1 1 1। यहाँ पर बताया गया था कि अगर दोनों 1 है तो आंसर आएगा 1, और उससे अलग कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आंसर आएगा 0। तो यहाँ पर बाकी सारे 0 है क्योंकि कहीं पर भी 1 1 नहीं है, एक जगह पर 1 और 1 है, तो इसलिए उसी जगह पर 1 है, बाकी जगह 0 और 0। तो ये वर्क होता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर का। तो अभी वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, और यहाँ पर देखते हैं फिर अगली कंडीशन क्या होने वाली है। एंड लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, और लाइन फिनिश होने के बाद यूज करते हैं टर्मिनेशन। और यहाँ पर जो हमने ऊपर एक वेरिएबल बनाया था काउंट नाम से, उसको कर देंगे प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट होने के बाद हम उस इंटीजर को प्रिंट कर देंगे जो हमने प्लस प्लस किया है यानी काउंट को। तो इसलिए टाइप करते हैं प्रिंटफ परसेंटाइल डी, क्योंकि वो एक इंटीजर है, और COUNT काउंट टर्मिनेशन। तो इस प्रोग्राम में अगर मैं बताऊँ हुआ क्या है, सबसे पहले हमने नंबर का इनपुट लिया है। यहाँ पर नंबर इनपुट करने के बाद हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया जिसका नाम है काउंट, और उसको वैल्यू असाइन की 0, यानी कि उसकी वैल्यू जो स्टार्टिंग होगी वो 0 से होगी। में कंडीशन लगाई जब तक n की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगी तब तक वह लूप चलता रहेगा। जब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो वह लूप अपने आप से एंड हो जाएगा। उसके अंदर हमने कंडीशन लगाई है n इक्वल टू n एंड n लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, यानी कि जो n है, अगर हमने इनपुट किया 5 तो 5 की बाइनरी होगी 1 0 1, और n को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाय 1। तो अगर हम n को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाय 1 तो उसका आंसर क्या आएगा उसको देखते हैं। जैसे 5 की बाइनरी थी 1 0 1, तो अगर हम इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे बाय 1 तो यहाँ पर एक 0 और ऐड हो जाएगी, तो जो 5 की बाइनरी हुई 1 0 1 0, यानी कि 5 की जो बाइनरी हुई पहले थी 1 0 1, और लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद जो इसकी वैल्यू हुई है वो हुई है 1 0 1 और 0। तो यहाँ पर एक 0 और ऐड हुई है। अगर वहाँ पे आता राइट शिफ्ट, तो राइट शिफ्ट के लिए यहाँ पर एक 0 यहाँ पर लगती, बट वो है लेफ्ट शिफ्ट, तो एक 0 इधर लगी है। तो जो नई बाइनरी बनी है वो है 1 0 1 0। तो इन दोनों में वो अप्लाई करेगा एंड ऑपरेटर को, एंड ऑपरेटर। तो उसका जो आंसर आएगा, जो 5 की बाइनरी थी 1 0 1, और जो नई बाइनरी बनी है 1 0 1 0, तो दोनों को सेम करने के लिए एक 0 और ऐड करते हैं। तो जो आंसर आने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर एंड का यूज किया है तो एंड में दोनों जो बिट्स है अगर 1 है तो आंसर आएगा 1, अदरवाइज आंसर आएगा 0। तो 1 0 0 0 1 0 1 0 0 और 0 1 0। तो इसका आंसर आया 0 0 0 0। तो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमने उसको एक बिट लेफ्ट शिफ्ट किया है और दोनों में एंड ऑपरेटर का यूज किया है बीच में, और एक वेरिएबल था काउंट वो प्लस प्लस किया है यानी कि इंक्रीमेंट किया है जब तक की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, और उसके बाद हमने उसको प्रिंट कर दिया है काउंट वेरिएबल को। तो अभी देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही है या नहीं है। तो क्लिक करते हैं रन कोड पर। कॉन्ग्रेचुलेसन, जो आपका कोड है वो बिल्कुल सही है, सारे टेस्ट केस को पास भी करता है। तो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होते हैं वो होते हैं सबमिट कोड। तो क्लिक करते हैं सबमिट कोड पर, और यहाँ पर दिखा रहा है सक्सेस, यानी कि आपका जो कोड है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है, आपके कोड में कोई भी एरर नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे टेस्ट केसेस को ये पास कर चुका है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया यू हैव अर्न 30 पॉइंट्स,
तो वापस चलते हैं अपने 30 डे ऑफ कोड चैलेंज पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डे 0 से डे 10 तक आपने सभी केस स्टडीज को सोल्व कर लिया है। अब बारी आती है डे 11 2D एरे। इसको हम सोल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आप डे 0 से डे 10 तक कोई भी केस स्टडी को देखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में आप जा सकते हैं। मैंने आई बटन में अपनी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करके हमारी पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।